हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। अपने राजस्थान बोर्ड की फ़िज़िक्स कर रहे थे और उसमें फ़र्स्ट चैप्टर अपने प्रीवियस जो आपको जितनी वीडियोस मैंने प्रोवाइड किए उस सब में चैप्टर कंप्लीट कर लिया और उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना के डाल दी है। तो उस प्लेलिस्ट में वो सारा अल्टरनेट क्रम में डाला हुए हैं सारी वीडियो, वहाँ से आप कोई भी पार्ट उठा के और कोई भी टॉपिक उसमें से समझ सकते हो। आज अपने नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नया चैप्टर क्या है कि थोड़ा सा मैं आपके बैकग्राउंड से लेता हूँ कि जो चीज़ आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी है वो थोड़ी सी अपने पढ़ लेते हैं फिजिक्स में पहले, फिर अपने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के बाद मैंने डिसाइड किया है कि आपको 14 चैप्टर करवा रहा हूँ एक बार, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर। तो यूनिट तो ये 8 है आपकी बुक की, लेकिन चैप्टर नंबर इसमें 14 आता है। 14 तो एटॉमिक फिजिक्स आता है और 15 इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स। ये 2 चैप्टर इस यूनिट के अंदर आते हैं, 8th जो यूनिट है, ठीक है। और ये यूनिट आपकी टोटल 6 मार्क्स की है, ये बुक में दिया हुआ आपके स्टार्टिंग में। तो 6 मार्क्स का इसमें से 56 में से 6 नंबर का पेपर आपका आएगा इसमें से। और ये 6 नंबर डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए हुए हैं, 1+2+3 की फॉर्म में। 1+2+3 का मतलब भी एक क्वेश्चन इसमें से 1 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का और एक 3 का। ये ब्लू प्रिंट के हिसाब से फिक्स किए हुए होते हैं क्वेश्चन इसमें से। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है और आपने केमिस्ट्री में इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ें कराऊंगा जो आपकी बुक में दी हुई हैं। मैं बुक के अकॉर्डिंग चलूँगा, ऐसे नहीं भी आपकी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलूँगा। भी केमिस्ट्री में तो कहोगे कि सर ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। तो आपकी फ़िजिक्स की जो बुक में है उसके अकॉर्डिंग चलूँगा, क्योंकि पेपर आपका फिजिक्स की बुक से तैयार होगा, ना कि केमिस्ट्री से। तो आज जो अपने चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 14 नंबर चैप्टर है, जो आपका एटॉमिक फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें आपने ज़्यादातर टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जो आपकी 8th यूनिट है, इसमें जो पहला आता है ये ना चैप्टर नंबर 14 है, एटॉमिक फिजिक्स चैप्टर है। इसमें थॉमसन का मॉडल आ जाता है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आ जाता है, बोर का आ जाता है एटॉमिक मॉडल, बोर मॉडल की एक्सप्लेनेशन आ जाती है और उसकी ड्रॉबैक्स वगैरह सब कुछ आएगा इसमें। तो ये एटॉमिक मॉडल के बारे में चैप्टर। और दूसरा न्यूक्लियर फिजिक्स, ये थोड़ा सा नया चैप्टर आपके लिए, लेकिन 14 चैप्टर आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो केमिस्ट्री में काफ़ी। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपने जो 14 चैप्टर है आज। तो देखो ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 एटॉमिक फिजिक्स। तो इसकी इंट्रोडक्शन मैंने नोट्स में नहीं लिख रखी थी, तो तभी आपको बताने के लिए थोड़ा मैं बुक की हेल्प ले रहा हूँ। बुक में क्या है कि आपको एक लाइन लिखनी है। बुक में स्टार्टिंग में जो लाइन दी हुई है, इंट्रोडक्शन, आपने टॉपिक डालना है इसका फर्स्ट, और इंट्रोडक्शन में लिखना है कि द ऑथर ऑफ बुक वैशेषिक दर्शन, ये एक बुक का नाम है वैशेषिक दर्शन। एंड इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाद कंसीडर्ड मैटर एज मेड अप ऑफ टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड परमाणु। यहाँ तक आपने ये लाइन लिखनी है और अब इसका मीनिंग समझ लो क्या है कि जो एक महर्षि कनाद थे, वो इंडियन फिलोसफर थे, एक बहुत ही पुरानी बात है, ये महर्षि कनाद थे और इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम क्या था, वैशेषिक दर्शन। इस वैशेषिक दर्शन नामक बुक में इन्होंने क्या लिखा कि कोई भी जो मैटर है, मैटर यानी कि कोई भी मटेरियल है, वो किससे बना होता है, बहुत ही छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से। इंडिविजुअल का मतलब आप इन पार्टिकल्स को और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब और ज़्यादा इसके छोटे पार्ट नहीं कर सकते, उन पार्टिकल से बना होता है। और इन पार्टिकल्स को क्या कह देते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है ना आपके। यानी कि ये हिंदी में नाम दिए हुआ है, जो अपनी उन्होंने बुक में लिखा, बुक में उन्होंने परमाणु लिखा, जिसको आप एटम कह देते हो, ठीक है। तो ये लाइन आपने इंट्रोडक्शन में लिखनी है। अब नेक्स्ट जो इससे आगे है वो अपने नोट से डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जो इंट्रोडक्शन के बाद टॉपिक आता है वो आपका आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ओनली इसकी इंट्रोडक्शन दी हुई है, क्या थी कि अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए मैटर फर्स्टली डाल्टन गिव्स एन एटॉमिक मॉडल। डाल्टन ने क्या दिया, अपना एटॉमिक मॉडल दिया 1803 में। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी सब्सटेंस इज मेड अप विद सम बेसिक पार्टिकल्स। इसने बताया कि कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी मैटर है वो किससे बना होता है कि एक बेसिक, कुछ सम बेसिक पार्टिकल होते हैं उनसे बना होता है। और इन पार्टिकल्स को अपने क्या बोल देते हैं, एटम्स। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। दीज एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल्स, यानी कि आप इनको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते, इन पार्टिकल्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते भी, ऐसे नहीं भी इन पार्टिकल को आप छोटे छोटे पार्ट्स में और डिवाइड कर दो। तो ये इंडिविजुअल पार्टिकल है, इंडिविजुअल भी लिख सकते हो। इन ए मैटर ऑल द एटम्स आर सेम बट डिफरेंट सब्सटेंसेज, दीज एटम्स आर डिफरेंट।
अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक मैटर या स्पेसिफिक मटेरियल में बात करते हो तो उसमें सारे एटम, जितने भी उसमें एटम्स होंगे वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन अगर आप क्या करते हो, एक डिफरेंट एटम डिफरेंट कोई मटेरियल ले लेते हो तो उसमें क्या होंगे, इससे डिफरेंट होंगे। एक ही मटेरियल में तो सारे एटम क्या होते हैं, सेम। मतलब अगर आप बात करो कि शुगर और दूसरा साल्ट लेते हो तो शुगर में तो जितने भी एटम होंगे वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन वो साल्ट जैसे नहीं होंगे, साल्ट के एटम क्या होंगे, शुगर से अलग होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी हुई है कि इन ए मैटर ऑल दीज एटम्स आर सेम बट डिफरेंट सब्सटेंसेस दीज एटम्स आर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और इन एटम्स को आप और ज़्यादा छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ये डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी और आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है इसके बारे में। देखो ये चैप्टर जो है इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी काफ़ी है। डेरिवेशन तो आएंगी क्योंकि फिजिक्स डेरिवेशन के बिना तो चलती नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट इसमें काफ़ी है। तो आज जो अपने जितना यानी पार्ट कर रहे हैं इसका, वो सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। अब नेक्स्ट आता है इसमें थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, या इसको टॉमसन्स एटॉमिक मॉडल भी बोल देते हैं। कई बुक्स में इसको टॉमसन लिखा हुआ है, यहाँ थॉमसन है। तो थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल क्या दिया, तो देखो पहले पढ़ते हैं इसको फिर समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। ठीक है, कि इसने बताया कि कोई भी अगर एटम है, वो एटम की स्ट्रक्चर इसने दी। सबसे पहले भी एटम होता कैसा है, तो उसने कहा कि कोई भी एटम है वो एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है। भी आप स्फीयर ले लो, एक क्या करो, सॉलिड स्फीयर मान लो, आप एज्यूम कर लो, और वो सॉलिड स्फीयर किससे बना हो, पॉजिटिवली चार्ज से बना हुआ स्फीयर हो। और दूसरी चीज़ उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। एम्बेड का मतलब धंसना, मतलब अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, आप ऐसे कह सकते हो भी इसके अंदर ये वाले जो क्या है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जैसा आपको डायग्राम में शो कर रखा है कि ये तो क्या है, एक एटम है। एटम के अंदर ये वाला जो आपको ब्लू लाइन्स में दिखा रखा है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये वाले जो आपको नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन आपको दिखा रखा है। ये सारा पॉजिटिव चार्ज है जो लाइंस दिखा रखी हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या रहता है, स्प्रेड रहता है, फैला रहता है इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द पॉजिटिव चार्ज इज सिमिलर टू दैट ऑफ सीड्स इन ए वाटरमेलन और द प्लम्स इन द पुडिंग। अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्या है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्या कहती है ये लाइन कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस जो आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है इसमें कैसे रहते हैं, कि जैसे वाटरमेलन के अंदर क्या रहते हैं, सीड्स प्रेजेंट रहते हैं। भी आप वाटरमेलन लाते हो, वाटरमेलन एक स्फेरिकल वाटरमेलन ले लो आप, तो उसमें जो रेड वाला पार्ट होगा, वो रेड वाला पार्ट तो अपने क्या एज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है सारा। ठीक है, जो रेड रेड आप खाते हो जो वाटरमेलन का, और जो उसके सीड्स हैं वो सीड्स की किससे कंपैरिजन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से। भाई ये सारा तो वाटरमेलन है, वाटरमेलन का रेड वाला पार्ट पॉजिटिव है, और जो उसके सीड्स ब्लैक सीड्स हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेवियर करते हैं। या फिर बिल्कुल इसी तरह से और द प्लम्स इन द पुडिंग। अब ये जो पुडिंग है ये एक क्या है, फॉरेन की डिश है। तो पुडिंग डिश में क्या होता है, प्लम लगे हुए होते हैं। ठीक है ना, कि पुडिंग एक तरह की डिश होती है या स्वीट कह सकते हो। इस स्वीट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, प्लम्स लगा देते हैं। तो प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको कह देते हैं, क्योंकि पुडिंग एक तरह की स्वीट होती है और जिस तरह से उसमें प्लम लगे होते हैं बिल्कुल उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। सो दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लम पुडिंग मॉडल इसको क्यों बोलते हैं, तो ओनली इसकी कंपैरिजन करने के बेसिस पे इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। और ये दिया किसने था, थॉमसन ने। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल सो द होल एटम इज स्टेबल एंड न्यूट्रल। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, ये जो एटम होता है इसके अंदर बिल्कुल सेम क्वांटिटी में, मतलब अगर 1 कूलाम का पॉजिटिव और तो -1 कूलाम का नेगेटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट होगा, तो टोटल जो इसमें चार्ज होगा वो 0 होगा। मतलब ये जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल होने के कारण ही क्या होता है, स्टेबल। अब देखो अगर मान लो कि ये न्यूट्रल नहीं हो, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि अगर मान लो Na+ कोई आयन है,
अब प्लस है तो मतलब ये न्यूट्रल तो नहीं है, चार्ज है इस पे। अब ये क्या करता है, किसी ना किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बना के जैसे Cl नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाया, तो अब क्या हो गया, Cl नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन से एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है और दोनों क्या हो जाते हैं, स्टेबल। तो स्टेबल तभी होता है एटम जब वो क्या हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब कोई नेट चार्ज उस पर प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो ये इसने बताया थॉमसन ने कि जो कोई भी एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, दो मेन चीज़ें हैं, दो मेन पॉइंट और बताए थॉमसन ने कि व्हेन ए मैटर इज हीटेड इलेक्ट्रॉन्स गेट एनर्जी एंड कम आउट। कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को या मैटर को हीट देते हो, तो हीट देने से वो हीट किसको मिलती है, उसके एटम्स को, और एटम्स को हीट मिलने से वो हीट किसको मिली, इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो हीट एनर्जी गेन करते हैं, और हीट एनर्जी को गेन करके वो क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं उससे, एटम से, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट इन एटम। अब देखो ये वाली जो कंडीशन है, बाहर आने वाली कंडीशन, ये तो है हाई एनर्जी के लिए। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा उसको हाई एनर्जी प्रोवाइड कर दी मैटर को, तो तब तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी सी लो एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हो कि जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर ना आए, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे एटम के अंदर भी, उनको एनर्जी मिलेगी, ऐसे वाइब्रेशन करने स्टार्ट कर देंगे वो। देन रेडिएशंस आर एमिटेड ऑफ देयर ओन फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे एटम में, तो वो क्या करेंगे, रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी इमिट करेंगे। कि ये एक थ्योरी है, आगे जो अपने एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला, कि कोई भी एटम क्या होता है, जब आप उसको एनर्जी देते हो या इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो, तो एनर्जी करके वो क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब वो एक्साइटेड से दोबारा ग्राउंड में आता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे, अब वहाँ यहाँ ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट तो आई नहीं है, उसके बारे में तो पता ही नहीं था, लेकिन इसने ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी इमिट किसके कारण करता है, कि वो वाइब्रेट करता है एटम के अंदर, उसके कारण वो एनर्जी इमिट। हालांकि है गलत, ये थ्योरी सही नहीं है गलत, लेकिन अपने को पढ़नी पड़ रही है भी, ये बताया था उसने, ये पढ़ा है। अब था गलत या सही, वो क्या है कि वो आगे पता लगेगा अपने को। तो उसने बताया कि जिस फ्रिक्वेंसी से वो वाइब्रेट करते हैं, मतलब 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन से इलेक्ट्रॉन करते हैं, उतने वाइब्रेशन जो इसमें से रेडिएशन इमिट होंगी, रेडिएशन क्या होती हैं, वेव्स की फॉर्म में इमिट होती हैं, ऐसे वेव चलती है, तो उस वेव की फ्रिक्वेंसी और इस इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो आप इतना याद रख लो भी, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वाइब्रेशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वो छोड़ेंगे, यानी कि वेव्स को वो इमिट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या आता है कि ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल। ड्रॉबैक्स मतलब इस मॉडल की कमियां क्या थी, क्या क्या चीज़ें ये बता नहीं पाया था। तो देखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। कि ये वाला जो मॉडल था, ये क्या, जो हाइड्रोजन एटम था उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में नहीं बता पाया, या आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। तो अब देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम पहले समझ लो क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको, कि कोई भी अगर एटम को आप क्या कर रहे हो, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड की तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिली। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक बार तो गेन करके क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की थी वही एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो ये एनर्जी रिलीज वो किस टाइप से करते हैं, कितनी रेंज की एनर्जी होती है, उन सब को अपने एक ग्राफिकल फॉर्म में शो करते हैं, या आप ऐसे मान लो भी इस एनर्जी की अपने फोटो खींच लेते हैं। ठीक है ना, सिंपल शब्दों में अगर आप इसको समझना चाहो तो एनर्जी को जब अपने एक फ़ोटो की फॉर्म में दिखाते हैं, यानी एक इमेज की फॉर्म में, या इसका जो सही मीनिंग है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका, तो उसको ही अपने क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। अब देखो होता क्या है कि जब अपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लेते हैं तो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो क्या है, एक टाइप की एनर्जी इमिट करनी चाहिए, तो जो एक टाइप की एनर्जी इमिट करनी चाहिए, तो जब अपने इसका स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसमें एनर्जी वाली एक ही लाइन आती है, एक ही लाइन आनी चाहिए,
आती नहीं है, एक ही लाइन आनी चाहिए। लेकिन बाद में क्या पता चला, बोर ने ये बताया कि जो इसकी हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें एक लाइन ना होके बहुत सारी लाइंस मिलती हैं ऐसे एनर्जी की। मतलब ये बहुत ही टाइप की एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। और इन लाइंस को ही क्या किया उसने, अलग अलग सीरीज में बांट दिया था, सीरीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जो आप आगे केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, इस चैप्टर में भी आगे आएंगी कि लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ब्रैकेट, फंड सीरीज, ये सारी सीरीज को उसने बांटा था। और वो सीरीज थी क्या कि इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का एटम है वो क्या है, एनर्जी किस टाइप से रिलीज करता है, उसका स्पेक्ट्रम किस टाइप का होता है, उसके बारे में ये लाइन्स अपने को बताती थी। ठीक है, तो ये मॉडल तो कहता है, थॉमसन का मॉडल भी, एनर्जी की एक लाइन आनी चाहिए लेकिन कई लाइंस आती हैं। तो उन स्पेक्ट्रल लाइंस की ये क्या है, एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया, अपने को उसके बारे में नहीं बता पाया। तो आपने इस पॉइंट को बस ऐसे कैसे याद रखना है। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है कि दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ एल्फा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इससे अगला टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे भी अल्फा स्कैटरिंग थी क्या या कुछ। तो आप इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हो कि ये मॉडल जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कि दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है कि इस मॉडल के बेसिस पे अपने किस किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ये तो थी किस चीज़ की नहीं कर सकते, और ये वालियाँ किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो पहले जो इसमें पॉइंट है वो आता है थर्मोआयनिक एमिशन। मतलब ये जो आपका मॉडल है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, ये अपने को थर्मोआयनिक एमिशन के बारे में एक्सप्लेनेशन सही देता है। थर्मोआयनिक एमिशन क्या होता है कि जब भी आप किसी मैटर को एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वो एनर्जी क्या करेगा, गेन करके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, इमिट कर देगा। ठीक है, भी किसी मैटर को एनर्जी दो, वो एनर्जी को गेन करेगा और एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, इमिट। तो वो थॉमसन ने ऊपर बताई है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब आप उसको हाई एनर्जी प्रोवाइड कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इमिट हो जाते हैं। थर्मोडायनेमिक इमिशन को ये सक्सेसफुल रहा बताने में। फिर नेक्स्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आपका 13 नंबर चैप्टर है, पूरी डिटेल में पढ़ोगी भी होता क्या है। यहाँ आपको ओनली इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ भी जब किसी मेटल की सरफेस पे आप क्या करते हो, लाइट डालते हो या फोटोन डालते हो। लाइट क्या होता है, फोटोन होते हैं और एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। तो लाइट डालते हो तो इस जो मेटल है इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इमिट हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट के जैसे ही भी लाइट क्या है, अब जब आप लाइट को डालते हो तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी तो है, तो आप एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हो मैटर को, तो मैटर को एनर्जी प्रोवाइड करवाने से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इमिट, जो कि थॉमसन के मॉडल ने बताई है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये भी आपने पढ़ लिया। अभी स्टेबिलिटी कैसे होती है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल सेम होते हैं, तो तभी क्या होता है, जो एटम होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इमिशन को भी बताता है। जो अभी मैंने ऊपर बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब हायर टू लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है। और एनर्जी इमिट किसकी फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में करता है। ठीक है, जो लाइट है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसको ये एक्सप्लेन करने में सक्सेस रहा। लेकिन ऊपर वाली जो दो बातें थी इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये वाला मॉडल था। तो ये अभी आज अपने दो ही मॉडल पढ़ेंगे, एक तो डाल्टन का एटॉमिक मॉडल था और दूसरा जो इसका थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। नेक्स्ट टॉपिक अपना अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आएगा। काफ़ी बड़ा ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से पढ़ो, इसको याद करो, लिख के देखो। और जो मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में जो लिखना है वो बुक से लिख लेना आप। जो महर्षि कनाद वाला था, एक दो लाइनें वो लिख लेना कि वैशेषिक दर्शन जो बुक थी उसमें उन्होंने बताया कि जो कोई भी मटेरियल हो इंडिविजुअल पार्टिकल से बनता है। ठीक है, तो इसको करना स्टार्ट कर दो। अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और काफ़ी बढ़िया नंबर। ये आपके 3 नंबर बहुत होते हैं, 3 नंबर ये लगभग कवर करता है, आप ऐसे मान के चलो। तो इसको करना स्टार्ट करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।